हेलो लर्नर्स, आज जिस हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है महालवाड़ी पद्धति। इसके पिछले वीडियोस में मैंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाली हूँ कि महालवाड़ी पद्धति जो थी वह क्या थी, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके परिणाम या प्रभाव जो है वो क्या रहे, इस व्यवस्था में दोष क्या थे। फिर हम डिस्कस करेंगे विभिन्न विश्लेषण, जैसे कि सबसे पहले हम ब्रिटिश दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे, फिर कृषकों को लेकर, और फिर अंत में स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भी नए बच्चे हैं वह इस टेलीग्राम लिंक पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लासेस का अपडेट जो है वो आपको देती हूँ। महालवाड़ी पद्धति, भाई देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि महालवाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए भाई, महाल का अर्थ जो होता है वह होता है गांव, ठीक है। और अगर हम वाड़ी का अर्थ की बात करें तो वाड़ी का अर्थ होता है प्रबंधन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रबंधन जो कि गांव द्वारा देखा जाए, या कहना चाहिए जो गांव का मुखिया होता है उसके द्वारा जो है वो देखा जाए। इसमें क्या होता है, तो संयुक्त रूप से जो है वह कर इकट्ठा किया जाता है गांव के मुखिया के द्वारा, और वह किसको दिया जाता है भाई, सरकार को जो है वो दिया जाता है ना। तो इसमें जो सबसे प्रमुख होता है वह होता है गांव का मुखिया, ठीक है। वही जो है वो कर इकट्ठा करता है और सरकार को देता है। तो महालवाड़ी पद्धति, ये जो पद्धति थी ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में शुरू की गई थी। एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई जो विभिन्न व्यवस्थाएं लाई गई थी, जैसे इसके पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो भाई ब्रिटिश सरकार को लगा कि इसमें कुछ संशोधन जो है वो करना चाहिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था को संशोधित रूप से जो है वो लागू किया। और इसे किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो था वैसे लागू किया गया था। कारण इसका क्या था कि भाई कारण ये था कि यहाँ के गांव में संयुक्त भूमि अधिकार अभी भी जो थे वह आम थे। यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा था कि जो गांव का संयुक्त भूमि अधिकार था, यानी कि जो मुखिया था उसे मुख्य मान लिया जाता था, और अगर वह गांव का संयुक्त रूप से कर भी दे रहा है तो ये जो थी वह आम बात थी। तो गांव में संयुक्त भूमि अधिकार जो थे वह अभी भी आम थे। और ये भी याद रखिएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो था वह 30% भूमि का भाग शामिल था। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो भूमि का भाग था वह था 19%। वहीं अगर हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में 51% भूमि जो थी वह शामिल थी। लेकिन वहीं अगर हम महालवाड़ी पद्धति की बात करें तो 30% भूमि जो थी वह इसके अंतर्गत आ जाती थी। तो भाई ये भूमि का आपको प्रतिशत याद रहना चाहिए क्योंकि ये काफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल जमींदार या उन प्रधानों के साथ किया जाता था जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का जो थे वह दावा करते थे। देखिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो कर दिया जाता था वह संयुक्त रूप से मुखिया द्वारा जो था वह दिया जाता था। तो हमने इस व्यवस्था में देखा कि जो भू राजस्व का बंदोबस्त था ये पूरा गांव या फिर जो महाल जमींदार होते थे या फिर उनके जो प्रधान थे उनके साथ जो था वह किया जाता था, जो कि सामूहिक रूप से पूरे गांव का प्रमुख होने का जो थे वह दावा करते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भूमि जो थी वह पूरे गांव की मानी जाती थी, किंतु अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो जो किसान महाल था उसकी भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के प्रमुख द्वारा जो था वह जमा किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो गांव का प्रमुख हुआ करता था वही जो था वह क्या करता था, जमा जो था वह करता था कर को। तदुपरांत हमने देखा कि ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। तो भाई ये चीज याद रखिएगा कि किसके काल में लाया गया था, तो वह लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान। और प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था, तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो था ये प्रस्ताव रखा गया था। भाई विशेषताएं बताने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। आरंभ बैच अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है। ये यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि इंग्लिश में कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये बैच कवर किया जाएगा। दिसंबर 22 से ये शुरू हो रहा है। सो एनरोल नाउ। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ
अनअकैडमी पर मैसिव डिस्काउंट आपको मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलने वाला है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर। प्लस डीएस प्लस कॉम्बो के प्राइजेस आपके सामने दिए गए हैं। न्यू प्राइस आपको कितना पे करना है वह दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा प्राइस जैसे कि प्लस डीएस का 54,443 है, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं JGIAS10 तो इस कोड का इस्तेमाल कर कर आपको पे करना पड़ेगा 48,999 रुपीज। साथ ही साथ आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से प्लस कॉम्बो पर भी आपको जो है वह डिस्काउंट मिल रहा है और 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आइकॉनिक जीएस और आइकॉनिक कॉम्बो पर भी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब इस बंदोबस्त की व्यवस्थाएं जो है वो देख ले, सॉरी इस पद्धति की विशेषताएं जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली व्यवस्था ये थी कि भाई सबसे पहली विशेषता ये थी कि इस व्यवस्था में लगान का जो निर्धारण था वह महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था, यानी कि जितना भी संपूर्ण गांव का उत्पादन हुआ है लगान का निर्धारण क्या है उसी आधार पर जो है वो किया जाएगा। दूसरा, महाल यानी कि कई गांव की संयुक्त संपत्ति के समग्र उत्पादन के आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। ये व्यवस्था समस्त ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से और अलग अलग जो थी वह निर्धारित थी। कर समूचे गांव समुदाय पर लगाया जाता था। देखिए भाई अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई जो निर्धारण किया जा रहा है वह संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर जो है वो किया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो गांव का उत्पादन हुआ है उसके आकलन पर यह निर्धारित जो था वह रहता था। साथ ही साथ जो समस्त ग्राम समुदाय था उसके साथ संयुक्त रूप से या कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग भी जो था वह निर्धारित किया जाता था और जो भी कर लिया जाता था वह समूचे गांव समुदाय पर जो था वह लगाया जाता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गांव के जो समुदाय थे उसमें किसानों के बीच कर संग्रह लक्ष्य को निर्धारित कर दिया जाता था, यानी कि आपको जो है वो इतना इतना कर देना है और उसी आधार पर फिर जो था वह किसानों द्वारा कर जमा किया जाता था। तो यानी कि संग्रह लक्ष्य को जो था वह किसानों के बीच निर्धारित कर दिया जाता था। प्रत्येक किसान के राजस्व में अपना योगदान दिया। भाई ऑब्वियस सी बात है गांव का प्रधान जो था वह संयुक्त रूप से कर इकट्ठा करके सरकार को दे रहा था, तो इसमें जो किसान ने राजस्व था उसमें अपना अपना योगदान जो था वह दिया था। इस प्रकार दूसरों के बकाए के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसान जो है या कुछ किसान जो है वो कर को देने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई दूसरों का जो बकाया कर है उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर गांव का जो प्रधान था वह संयुक्त रूप से कर जमा कर रहा था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर एक व्यक्ति भी या एक किसान या एक से ज्यादा किसान जो है वो कर नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूसरों का बकाया कर था उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार हुआ करता था। किंतु अभी भी स्वामित्व अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से किसानों को ही प्रदान किया गया था, इसलिए भूस्वामियों को अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने का भी अधिकार था। देखिए भाई यहाँ पर एक चीज यह भी याद रखिएगा कि जो स्वामित्व अधिकार था वह व्यक्तिगत रूप से किसके पास था, किसानों के ही जो था वह पास था। साथ ही साथ जो भूस्वामी हुआ करते थे यानी कि जिसकी भूमि थी उसको अपनी संपत्ति को बेचने का भी अधिकार था और अगर वह गिरवी रखना चाहता है तो उसको उसका भी जो था वह अधिकार था। गांव की समुदाय का मतलब गांव की पूरी आबादी नहीं थी, ये वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग जो थे वह शामिल हुआ करते थे। देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई गांव का जो समुदाय है यानी कि गांव की पूरी आबादी जो है वो उसमें शामिल है, नहीं। गांव के समुदाय का मतलब यहाँ पर क्या है, गांव के समुदाय का मतलब यहाँ पर है गांव की पूरी आबादी से नहीं है। यह है वह वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग ही जो थे वह शामिल होते थे। यानी कि पहली बात तो वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह था, दूसरे विशेष रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उच्च जातियों के लोग थे वही जो थे वह इसमें शामिल हुआ करते थे। गांव का एक निवासी जिसे लंबरदार कहा जाता था गांव से राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जमा कर देता था। भाई देखिए अब वो गांव का जो एक निवासी हुआ करता था यानी कि जो प्रधान हुआ करता था जिसे लंबरदार कहा जाता था वह क्या करता था, तो गांव के राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जो था वह जमा कर लेता था। यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना, किसानों से क्या किया जाएगा, राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। तो वह किसी एक व्यक्ति को जो है वह कहा जाता था कि आप जो है वो इकट्ठा कीजिए। तो वो जो लंबरदार था वह गांव में राजस्व एकत्रित करता था और कंपनी के पास जो था वह जमा कर देता था। मुखिया या महाल प्रमुखों को यह अधिकार था कि वह लगान अदा ना करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। देखिए भाई अगर हम किसी परिस्थिति की बात करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जो किसान है वो किसी कारण से जो लगान है वह अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या देखा गया है कि भाई जो महाल है यानी कि जो महाल का प्रमुख है, प्रधान है, उसके पास ये अधिकार होता था कि वह किसान को क्या कर सकता है, भूमि से बेदखल कर सकता है। ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर कर की दरों को संशोधन भी किया जाता था। भाई देखिए ऑब्वियस सी बात है, कर जो है वो दिया जा रहा है, तो ब्रिटिश शासन के पास ये अधिकार हुआ करता था कि भाई वह कर की जो दर दी जा रही है उन्हें संशोधित जो था वह कर सकता था। तो आपने देखा भी है कि कई बार जो ब्रिटिश शासन था उसके द्वारा समय समय पर वृद्धि जो थी वह कर में की जाती थी। अब हम इस व्यवस्था के परिणाम जो है वो देखते हैं कि भाई इस व्यवस्था के परिणाम जो है वो क्या रहे। उत्तर भारत में पंजाब की भूमि उपजाऊ थी। ब्रिटिश इस क्षेत्र में अधिकतम राजस्व वसूल करना चाहते थे। भू राजस्व सामान्यतः उपज का 50% से 75% होता था। देखिए भाई अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, खासकर जो पंजाब का क्षेत्र है, वहां पर देखा गया है कि भूमि जो है वो उपजाऊ है। तो ब्रिटिशर्स भी चाह रहे थे कि भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ से क्या किया जाए, अधिकतम राजस्व जो है वो वसूल किया जाए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कर का निर्धारण किया जा रहा है वह किस पर किया जा रहा है, टोटल उत्पादन पर जो है वो किया जा रहा है। अब चूंकि पंजाब की भूमि जो है वो उपजाऊ है, तो ब्रिटिशर्स भी चाह रहे थे कि भाई इस क्षेत्र से क्या किया जाए, तो अधिकतम राजस्व जो है वो वसूल किया जाए। सामान्यतः हमने देखा है कि भू राजस्व उपज का कितना होता था, 50% से 75% तक का जो था वह होता था। आप देखिए कितना ज्यादा प्रतिशत है। तो भू राजस्व सामान्यतः उपज का 50% से 75% जो था वह होता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पीढ़ियां जो है वो गुजरती गई, पिता ने बेटों के बीच भूमि विभाजित जो है वो कर दी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई पिता के बाद जो संपत्ति पर अधिकार होता है अधिकतर उस समय बेटों का होता था। तो अब जैसे कि पिता के पास कोई भूमि है, ठीक है, अब पिता के पास कोई भूमि है तो जैसे उसके क्या है, 4 बेटे हैं, तो पिता क्या करता था भाई, जो बेटे हैं उसके उनमें भूमि को जो था वह विभाजित कर देता था। तो इसके परिणाम स्वरूप हमने क्या देखा, तो कृषि भूमि का भी विखंडन हुआ, जोतों का आकार छोटा हो गया। अब देखिए भाई एक बड़ी भूमि जो कि पिता के अंडर आती थी पहले, है ना, अब वो भूमि क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। तो एक बड़ा भाग क्या है भाई, विभाजन हो गया है। तो हम इसमें हमने देखा कि जो कृषि भूमि था उसका भी विखंडन हो गया और जोतों का आकार भी जो था वह छोटा हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ भाई, चूंकि भूमि छोटी हो गई है तो उत्पादन में भी क्या आई, जो उत्पादकता हो रही थी उसमें भी जो है वो गिरावट आई। किंतु फिर भी हमने ये देखा कि भाई नगद में राजस्व की जो है वो मांग की गई, यानी कि ब्रिटिश शासन जो था वह नगद में क्या लेता था, राजस्व जो था वह ले रहा था। इसलिए जो फसल उत्पादकता थी उसमें भी गिरावट के कारण किसानों को करों के भुगतान के लिए धन उधार लेना पड़ता था। अब देखिए भाई फसल उत्पादकता में भी क्या आ रही थी, गिरावट आ रही थी। अब किसानों को जो है वो कर दे नहीं है ना, टाइमली उन्हें कर देना होता था, अगर नहीं दे पाते थे तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो भाई चूंकि उन्हें करों का भुगतान करना पड़ता था, इसी वजह से उससे उन्हें क्या लेना पड़ता था, धन जो था वह उधार लेना पड़ता था। परिणामतः अधिक से अधिक कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली गई। जब किसान कर्ज चुकाने में असफल हो जाते थे तो कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली जाती थी, लेकिन साहूकार की स्वयं खेती से कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण वह इसे किसी दूसरे किसान को पट्टे पर दे दिया करते थे। तो देखिए भाई एक्चुअल में हुआ क्या, अब किसानों को जो है वो करों का भुगतान करना है तो उन्हें धन उधार लेना पड़ता था। तो वह किसके पास जाते थे भाई, साहूकारों के पास जाते थे, है ना, किसके पास जाते थे, साहूकारों के पास जाते थे। अब अधिक से अधिक कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में जो है वो चली गई, क्योंकि समय पर किसान जो थे वह साहूकारों द्वारा जो धन उधार लिया गया है किसानों ने, वो भी जो थे वह समय पर नहीं लौटा पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो उनकी भूमि थी यानी कि जो कृषि भूमि थी वह किसके पास चली गई, साहूकारों के पास चली गई। अब जो किसान था वह कर चुकाने में असफल हो जाता था तो कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली जाती थी। लेकिन अब ये जो साहूकार थे इनको स्वयं खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, ये दूसरे किसानों को भूमि जो थे वह पट्टे में दे दिया करते थे, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें लोन देकर यानी कि ऋण देकर काफी फायदा हो रहा था। तो इन्हें खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है खेती में क्या लगती है भाई, काफी मेहनत लगती है। तो अब भूमि तो इनके पास आ गई तो भाई खेती कौन करे, तो ये दूसरे किसानों पर क्या करते थे, दूसरे किसानों को जो थे वह पट्टे पर भूमि दे दिया करते थे।
इस प्रकार उपपट्टे, ऋण और भूमिहीनता महालवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आम होगी। अब देखिए भाई, इस वजह से हमने क्या देखा कि जो महालवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्र थे वहां पर उपपट्टे, ऋण, भूमिहीनता क्या हो गई, काफी आम हो गई। साथ ही साथ जो महालवाड़ी है उसको संशोधित जमींदार प्रणाली भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि महालवाड़ी के इलाकों में पूरे गांव के लिए भूमि राजस्व तय किया जाता था और गांव के लंबरदार के द्वारा ये इसे इकट्ठा किया जाता था। तो इसे क्या कहा गया भाई, संशोधित जमींदार प्रणाली भी जो है वो कहा गया। रीजन ये था कि जिन जिन क्षेत्रों में ये लागू की गई थी, यानी कि जो महालवाड़ी इलाके थे उसमें पूरे गांव के लिए भूमि राजस्व जो था वह तय किया जाता था और जो गांव का लंबरदार हुआ करता था, जो एक व्यक्ति हुआ करता था, वह इसे इकट्ठा करता था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पूरा ग्राम एक मालिक या जमींदार ही था। इस प्रणाली के अन्य नाम संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, महाल व्यवस्था या ग्रामवाड़ी आदि थे। तो देखिए भाई, इसके अन्य नाम भी थे, जैसे कि क्या क्या, तो संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा, भाईचारा प्रणाली, महाल व्यवस्था और ग्रामवाड़ी। तो अगर इन नामों से भी प्रश्न जो है वो आपसे यूपीएससी अगर पूछती है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जो है वो पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर पद्धतियों का विशेषकर अत्यधिक कर तथा नवीन प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली का परिणाम ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ग्राम पंचायतों के प्रमुख कार्य जैसे भूमि व्यवस्था, न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे। मुखिया अब केवल सरकार की ओर से भूकर संग्रहता ही रह गया, संग्रह करता ही जो था वह रह गया था। इस प्रकार गांव की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था भी क्या होगी, छिन्न भिन्न होगी। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो भूमि कर पद्धतियां लाई गई थी, विशेषकर अत्याधिक कर वाली या फिर नवीन प्रशासनिक यानी कि नई प्रशासनिक तरीके से, या जो न्यायिक प्रणाली उनके द्वारा लाई जा रही थी, उसका परिणाम ये देखने को मिला कि भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। अब जो ग्राम पंचायतों का कार्य हुआ करता था, भूमि व्यवस्था का, न्यायिक कार्य का, वह क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। क्योंकि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ला रही थी, अपनी नीतियां ला रही थी, अपनी न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रणाली जो थी वह ला रही थी। तो जो ग्राम पंचायत थे उनका मुख्य कार्य समाप्त हो गया। तो अब जो मुखिया था वह अब केवल सरकार की ओर से भूकर संग्रह करता ही जो था वह रह गया था। यानी कि वो क्या कर रहा है भाई, सरकार की ओर से भूमि का जो कर है वह संग्रहित कर रहा है। तो इस वजह से हमने देखा कि भाई जो गांव में प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वह भी क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। यानी कि जो समय काफी समय से चला आ रहा था वह क्या हो गया भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से छिन्न भिन्न हो गया। तो एक तरीके से पूरी जो व्यवस्था थी गांव की वह क्या हो गई भाई, डगमगा गई। इस व्यवस्था ने प्रधान या मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार और उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। अब देखिए, मैंने आपको बताया प्रधान और मुखिया जो था वह कर को संग्रहित कर जो था वह कंपनी को जमा करता था। तो इसमें हमने देखा कि जो प्रधान या मुखिया था वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। अब चूंकि उसके पास भूमि से बेदखल करने का अधिकार है तो उसकी शक्ति क्या है, वही और बढ़ गई। तो किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार उसके पास था, इसलिए देखा गया कि उसकी शक्ति और बढ़ गई। सरकार और किसान के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल जो थे वह समाप्त हो गए। अब देखिए भाई, इसमें गांव का प्रधान जो था वह कर जमा कर रहा था, है ना। तो भाई जो सरकार का संबंध था किसानों से वह क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उनको पता ही नहीं था किसानों की क्या स्थिति है, किस तरीके से जो है या किस आधार पर वह कर जो है वो जमा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती थी ना कि कोई अकाल पड़ गया या फिर सूखा पड़ गया हो, तो कई कंडीशन में जो काफी गरीब किसान है वो क्या है, कर नहीं दे पा रहा है। लेकिन चूंकि क्या है भाई, संयुक्त रूप से कर देना है, तो कई बार जो गांव के प्रधान थे वह किसानों से क्या कर देते थे, जबरदस्ती करते थे, कई अत्याचार भी किए, है ना। तो सरकार और किसानों के प्रत्येक संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। भाई एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सुन लीजिए। ऑप्शनल एजुकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। वेरियस ऑप्शनल क्लासेस भी अनअकैडमी पर चलती है। ये वेरियस एजुकेटर्स हैं जिनके द्वारा क्लासेस कवर अप की जाती हैं। भाई अब अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 भी जो है वो लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। प्राइस है इसका 9,900 रुपए, जिसमें 20 यूपीएससी सीएससी जीएस बुक्स आपको मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको एवरी टॉपिक का। इंटीग्रेशन ऑफ यूपीएससी मेंस पीवाईक्यूज,
टाइमलाइंस एंड माइंड मैप, कंटेम्पररी इश्यूज भी यहाँ पे कवर अप होंगे। तो परचेज नाउ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं भाई कि इस व्यवस्था में जो थे वह क्या क्या दोष थे। देखिए भाई, हमने पिछली व्यवस्थाएं भी जो है वो पढ़ी है, उसमें हमने आपको दोष, विभिन्न दोष भी जो थे वह बताए थे। तो देखिए, हर व्यवस्था में जो है वो कुछ ना कुछ दोष तो रही है। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में भी जो थे वह दोष थे। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें जो दोष था वह ये था कि भाई इसमें महाल के जो मुखिया थे यानी कि प्रधान थे, उन्हें क्या बना दिया गया, अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। उनको भूमि से किसानों को बेदखल करने का अधिकार था, उनकी शक्ति काफी जो थी वह बढ़ गई। तो हमने ये देखा कि भाई जो मुखिया थे उनके द्वारा इस अधिकार का क्या किया जाने लगा, भाई दुरुपयोग जो था वह किया जाने लगा। दूसरा दोष इसमें यह था कि भाई सरकार और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार को पता ही नहीं था कि भाई किसानों की स्थिति जो है वो किस प्रकार से है। तो सरकार और किसानों का जो प्रत्यक्ष संबंध था वह समाप्त हो चुका था। इस प्रकार हमने देखा जो अंग्रेज थे उनके द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को जो है वो अपनाया गया, है ना। क्योंकि भाई अंग्रेजों का तो मेन मोटिव क्या था, अंग्रेजों का तो मेन मोटिव था भाई कि हमारे राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो। तो वो तो हर बार क्या कर रहे थे भाई, कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें हमारे राजस्व में क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसलिए तो हमने देखा कि भाई उन्हें अगर किसी व्यवस्था में दोष लग रहा है या कुछ कमी लग रही है तो उनके द्वारा एक अन्य व्यवस्था लाई गई। और कुछ कमियां लगी उसको उस व्यवस्था में, जैसे रैयत वाली व्यवस्था में उन्हें कुछ कमी लगी तो उन्होंने संशोधित रूप से क्या लिया है भाई, मालवाड़ी व्यवस्था जो है वो लिया, है ना। तो भाई विभिन्न आधारों पर जो था ये व्यवस्थाएं लाई जा रही थी, लेकिन मेन उद्देश्य यही था उनका कि भाई उनके भू राजस्व में क्या हो, वृद्धि हो, सॉरी राजस्व में जो है वो वृद्धि हो। तो देखिए, इस व्यवस्था में दूसरा दोष ये था कि भाई सरकार और किसानों के बीच जो प्रत्यक्ष संबंध था वह बिल्कुल समाप्त हो गया था। हमने यह भी देखा इसी वजह से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूलने की जो विभिन्न पद्धतियां थी उसे अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में भी लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। मैंने आपको अभी यही चीज बताई कि भाई अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, अपनी आय में वृद्धि करना था। अधिक से अधिक वो जितना भू राजस्व वसूल कर सके, उनका उद्देश्य मेन यही था ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। अब किसान किसी भी आधार पर वो जमा करे, उनसे कोई मतलब नहीं कि भाई अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है या फिर किसानों या फिर कहीं अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई किसान कितनी मजबूरी में कर जो है वो दे रहा है। उनका मेन उद्देश्य है कि भाई टाइमली उन्हें क्या मिले, पूरा कर जो है वो मिले। तो उनका मेन उद्देश्य भू राजस्व को वसूल कर अपनी आय में क्या करना था, वृद्धि करना था। इन कारणों से धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा और भारतीय कृषि बर्बाद हुई। तो भाई हमने देखा कि भाई किसान और भी ज्यादा गरीब होते चले गए, उनकी स्थिति और खराब होती चली गई और भारतीय कृषि क्या हो गई भाई, बर्बाद। तो ये जो सब थे ये व्यवस्था में दोष थे। अब हम विभिन्न विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर हम कृषकों के दृष्टिकोण से देखेंगे और फिर हम स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव जो है वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से। परंपरागत रूप से भूमि को अहस्तांतरणीय, विक्रय ना की जाने वाली वस्तु किसानों के स्थायी अधिकारों का विषय समझा जाता था। ब्रिटिश व्यवस्था में भूमि का हस्तांतरणीय तथा विक्रय योग्य वस्तु बना दिया गया। भाई देखिए, हमने परंपरागत रूप से क्या देखा कि जो भाई जो भूमि थी वह विक्रय ना की जाने वाली वस्तु तथा किसानों को स्थायी अधिकारों का विषय जो है वो समझा गया, इसे अहस्तांतरणीय जो है वो बना दिया गया। ब्रिटिश व्यवस्था में हमने देखा कि भाई ये जो भूमि थी ये हस्तांतरणीय और विक्रय योग्य वस्तु जो है वो बन गई, जो कि पारंपरिक रूप से क्या थी भाई, अहस्तांतरणीय थी, विक्रय ना की जाने वाली वस्तु थी और किसानों की स्थायी अधिकारों का विषय से समझा जाता था। लेकिन अभी आपने देखा ना कि भाई ब्रिटिश व्यवस्था में क्या हुआ, भूमि को हस्तांतरणीय बना दिया गया, विक्रय योग्य वस्तु बना दिया गया। यानी कि अगर समय पर किसान कर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधान के पास ये अधिकार है कि भाई किसानों की भूमि से उसे क्या कर दिया जाता था, वंचित कर दिया जाता था।
यदि भूमि को हस्तांतरित की जाने वाली तथा बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता था तो किसानों के लिए लगान जमा करना कठिन हो जाता था, क्योंकि किसान के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या वस्तु नहीं होती थी। बिल्कुल सही बात है भी। जो भूमि थी उसे यदि हस्तांतरित की जाने वाली या बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो क्या होता, किसान जो थे वह लगान जमा करना उनके लिए कठिन हो जाता। रीजन ये था क्योंकि किसान के पास जो रकम अदा करना है उसके लिए कोई बचत या फिर वस्तु नहीं होती थी। मालगुजारी जमा करने के लिए जमीन की जमानत देकर रकम उधार ले सकता था या उसका एक हिस्सा भी बेच सकता था। भाई अगर उसे जो है वो रकम जमा करनी है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकता था, जमीन को जमानत पर दे सकता था, रकम उधार ले सकता था या फिर उसका किसी कोई हिस्सा भी जो था वह बेच सकता था। और अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है भाई कि किसान जो है वो क्या कर दे, इनकार कर दे, तो क्या होता था, ऐसे करने पर या इनकार करने पर सरकार उसकी भूमि को ही नीलाम कर दे। भूमि पर काश्तकारों को अथवा रैयत को सीधे अधिकार देने का यह भी कारण था कि वह कृषि को बेहतर बनाने में दिशा में निवेश करेंगे। भाई देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जब हम ब्रिटिश आधार पर देखें तो उनको ये लगा कि भाई जो भूमि है उस पर काश्तकार अथवा जो रैयत है उन्हें सीधे अधिकार देने का ये भी कारण हो गया कि भाई वह कृषि को बेहतर बनाने की दिशा में निवेश करेंगे। क्योंकि देखो अगर कृषि बेहतर होगी तो उत्पादकता क्या है भाई, बढ़ेगी, किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि उत्पादकता बढ़ी है, क्योंकि उत्पादन के आधार पर कर लिया जा रहा है मालवाड़ी व्यवस्था में। तो भाई क्या होगा, राजस्व में कर मतलब अच्छा उत्पादन होगा तो राजस्व क्या आएगा भाई, अच्छा आएगा, इनकी आय में क्या होगी, अंग्रेजों की आय में वृद्धि होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कृषकों के दृष्टिकोण से। इससे कृषि उत्पादकता धीरे धीरे कम होती गई। भाई देखिए अंग्रेजों ने तो सोचा था कि कृषि को बेहतर बनाने की दिशा में क्या करेंगे, किसान निवेश करेंगे, लेकिन जो परिणाम था वह क्या था, जस्ट उलट था। कृषि उत्पादकता क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। जो ग्रामीण स्वशासी व्यवस्था थी वह भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक कृषक विद्रोह के उद्भव की नींव पड़ी। बिल्कुल भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नींव पड़ी, है ना, क्योंकि भाई किसान जो था वह अब नाराज हो गया था इन नीतियों की वजह से, क्योंकि उसकी स्थिति क्या हो रही थी, अत्यधिक कमजोर हो रही थी, वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही थी और विभिन्न अत्याचार भी उस पर किए जा रहे थे कई बार। तो प्रारंभिक कृषक विद्रोह के ये उद्भव की नींव पड़ी। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। तो भाई जो 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि क्या हुई, निर्मित हुई। ठीक है, तो ये विभिन्न आयाम हमने देखे, सबसे पहले ब्रिटिश दृष्टिकोण के आधार पर, फिर कृषकों के दृष्टिकोण से और फिर स्वतंत्रता आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उस दृष्टिकोण से। ठीक है, तो भाई यही था आज का हमारा सेशन। बाकी मेरी अनअकैडमी पर प्लस क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस क्लास अटेंड कर सकते हैं। कोड है मेरा JGIS10, इसका इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा कोड का इस्तेमाल करके। बाकी स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री रहती हैं, तो आप स्पेशल क्लास जो है वह भी अनअकैडमी पर अटेंड कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।